Hello, dear students of class 7th. I am JP Chaudhary. Today I have brought SST, the first chapter of civics, democracy. Democracy means प्रजातंत्र या लोकतंत्र. We know about in this chapter democracy, different types of government, key features of democracy, social democracy, economic democracy, making democracy successful. Okay, let's get started. You know, India became independent on 15 August 1947. हमारा भारत आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ. द डे मार्क्ड ग्लोरियस चैप्टर इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट. और ये दिन था वो बहुत ही एक शानदार एक अध्याय था भारत के आज़ादी के मूवमेंट में, आंदोलन में. तो इस चैप्टर में हम आपको प्रजातंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे. तो सबसे पहले मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताने जा रहा हूँ. What is the means of democracy? The word democracy derived from a Greek word demos. जो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक वर्ड है डेमोस से लिया गया है, जिसका मतलब है पीपुल, लोग. मीनिंग उसका मतलब हुआ रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का रोल, क्या उसका रोल है. हैंस डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द गवर्नमेंट. इस प्रकार डेमोक्रेसी प्रजातंत्र एक रूल है, शासन है लोगों का, देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने जो प्रतिनिधियों के द्वारा. द वेल नोन डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन अब्राहम लिंकन. अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छी एक परिभाषा डेमोक्रेसी की दी है. वो कहते हैं डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. लोकतंत्र एक सरकार होती है लोगों की, बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा बनी हुई, फॉर द पीपुल, लोगों के लिए. ठीक है. तो इस तरह से हमने इसमें डेमोक्रेसी डेफिनेशन के बारे में जाना. आगे बढ़ते हैं. एंशिएंट ग्रीक, द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी ओल्ड एज द एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशंस. जो कहानी है प्रजातंत्र की वो इतनी पुरानी जैसे हमारा ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनान की जो सभ्यता थी उसके जैसी. द अर्लियर डेमोक्रेसी बिगेन द एथेंस. सबसे पहले जो प्रजातंत्र शुरू हुआ था एथेंस में 500 BC. इट इज एंशिएंट फ्रॉम, इट वाज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. उस समय प्राचीन समय में इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना गया. When all citizens assembled on the one place, वहाँ पर क्या हुआ करता था कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे और वहाँ पर वो आपस में फैसला लेते थे. डे टू डे मैटर्स और गवर्नेंस, यानी दिनों दिन के मामलों में, और वो वहाँ की हमें किस प्रकार की यहाँ सरकार चलानी. उसके बाद मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग में, सेवरल यूरोपियन रूलर्स वाइल मेकिंग पॉलिसी, बहुत से जो यूरोपियन शासक थे उन्होंने अपनी नीतियाँ बनाई. वो कंसल्ट करते थे चर्च ऑफिशियल्स, यानी चर्च के अधिकारियों के साथ, वेरियस ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के बहुत से ग्रुप के साथ वो कंसल्ट करते थे, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे. विच लेड टू फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ सिटीजन्स, और अपने जिससे वो अपने प्रतिनिधियों को सिटीजन्स के रूप में, नागरिक के रूप में वो चुनते थे. विद द डेक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म इन यूरोप, सामंतवाद की समाप्ति के बाद यूरोप में 4th सेंचुरी यानी 4वीं शताब्दी में लॉ एंड ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड द सेवरल यूरोपियन कंट्रीज. विभिन्न यूरोपियन कंट्रियों में कानून को स्थापित किया गया. अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रेनेसेंस ऑफ यूरोप. रेनेसेंस मीन्स होता है रिवर्थ, यानी पुनर्जागरण. रेनेसेंस मूवमेंट यूरोपियन ब्रिटिश जो गवाह है, जो पुनर्जागरण यूरोप में जो हुआ था वह गवाह है. रिवर्थ ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड फिलोसफी. जो हमारे आर्ट, लिटरेचर और साइंस में जो बदलाव आए थे, मूवमेंट जो हुए थे, वो उसका गवाह है. द रेनेसेंस revived Greek literature and culture will lead to the growth and implement of the concept of democracy. ग्रीक साहित्य में और उसकी संस्कृति में
उसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया, उसको लागू किया गया है प्रजातंत्र की एक परिकल्पना को। ठीक है, तो ये था थोड़ा जानकारी डेमोक्रेसी के बारे में, ओल्ड टाइम में कैसी थी, मेडिवल टाइम में कैसी थी। और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता था, कई तरह की सरकारें बहुत सारे देशों में थी। सबसे पहले मोनार्की। मोनार्की होता है राजशाही तंत्र। इन हिंदी मोनार्की मीन्स होता है राजशाही तंत्र, मीन्स इट इज ए हेरिडिटरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सिंगल रूलर। क्या होता था, एक ऐसी सरकार जो जिस पर किसी एक शासन राजा का या रानी का शासन हुआ करता था और वो वंशानुगत हुआ करता था, ऐसी सरकार को हम मोनार्की गवर्नमेंट के नाम से जाना गया। इट वाज मोस्ट कॉमन ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ये ज़्यादातर मध्यकालीन युग के दौरान, समय के दौरान ऐसी सरकारें हुआ करती थी। टुडे देयर आर फ्यू मोनार्की लेफ्ट इन द वर्ल्ड। आज बहुत कम मोनार्की यानी राजशाही तंत्र, राजशाही सरकार हमारे विश्व में बची हुई है। जैसे एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया में, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में। सेकेंडली है एरिस्टोक्रेसी। इसमें क्या होता, जो रईश्वर के लोग थे वो सरकार, एक गवर्नमेंट अपनी चलाते सरकार। इट इज फॉर्म गवर्नमेंट रन बाय द नोबल मैन। जो शाही लोग द्वारा ये सरकार चलाई जाती थी, और जो प्रिविलेज क्लासेस, जो एक विशेष वर्ग के लोग वहाँ पर रहते थे, उनके द्वारा जो शासन किया जाता था। जैसे फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस में ही ऐसा शासन था। क्षत्रिय राजपूत किंगडम और मेडिवल पीरियड, और मध्यकालीन युग में क्षत्रिय राजपूत इस प्रकार के साम्राज्य हुआ करते थे। नेक्स्ट है ओलियोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र। इट इज ए गवर्नमेंट बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल पावर। इसमें क्या होता है, ऐसी सरकार में एक छोटा ग्रुप होता है लोगों का, वो पूरा, उनके पास पूरी शक्ति होती है सरकार को चलाने की। इसमें एंशिएंट रोम यानी प्राचीन रोम में ऐसी सरकार हुआ करती थी। साउथ अफ्रीका व्हेन इट वाज रूल्ड बाय द ओनली बाय द वाइट्स, जहाँ पर केवल सफ़ेद जो लोगों का अधिकार हुआ करता था। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। इट इज ए गवर्नमेंट बाय द ग्रुप ऑफ रिलीजियस लीडर्स, यानी धार्मिक जो लोग नेता होते थे उनके द्वारा ऐसी सरकार, ऐसे समूह की सरकार को चलाया जाता है। हु रूल इन द नेम ऑफ द गॉड, जो भगवान के नाम पर उस सरकार को चला लेती थी। एंड वेयर गवर्नमेंट्स ऑफ बेट ऑन द टेंथ ऑफ देयर रिलीजन्स, वो अपने धर्म के आधार पर हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल ईरान, वेटिकन सिटी। जैसे ईरान में अपनी अलग धर्म की सरकार है, और वेटिकन सिटी यहाँ पर पोप हुआ करते हैं, वो अपना धर्म के हिसाब से वहाँ से उनका तो सारे डिसीजन लेने का उनका। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। इट इज अ गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। यह सरकार एक व्यक्ति या ग्रुप के लोगों के द्वारा इसको चलाया जाता है। हुआ है साइड पावर बाय द फोर्स, जो अपनी शक्ति लागू करता है मिलिट्री के द्वारा यानी सेना के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जर्मनी अंडर हिटलर के शासन में, जर्मनी में उस समय सरकार थी। करंट डे म्यांमार, आज म्यांमार में है एक सरकार। पाकिस्तान अंडर द रूल ऑफ द जनरल जियाउल हक, और पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट जनरल जियाउल के समय भी रह चुकी है। उसके बाद परवेज मुशर्रफ भी ऐसे ही डिक्टेटरशिप के अंतर्गत ऐसी सरकार आती। लास्ट है डेमोक्रेसी। इट इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपुल। यह सरकार लोगों के द्वारा होती है, समटाइम डायरेक्टली एंड समटाइम इनडायरेक्टली। कभी कभी ये प्रत्यक्ष रूप से इसमें ये लोग भागीदार होते हैं, और कभी कभी इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधियों के चुनने के द्वारा। एग्जाम्पल इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका उदाहरण है भारत और अमेरिका जैसे देशों में आज प्रजातंत्र है। अब नेक्स्ट टॉपिक है की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र के मुख्य जो विशेषताएं हो गया डिसीजन मेकिंग मशीनरिज्म। ये क्या होता है, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में क्या होता है, ये डिसीजन निर्णय लेने की इसमें क्षमता होती है। इसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। इन इंडिया वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हेल्प रनिंग द गवर्नमेंट मशीनरी। बहुत से जो ऑर्गन अंग होते हैं सरकार के, इसमें सरकार को चलाने में, सरकार की जो मशीनरी होती है उसको चलाने में मदद करते। टेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने में, इम्प्लीमेंट उनको लागू करने में। ठीक है, क्लियर। द मेन थ्री ऑर्गन्स आर, जो मुख्य तीन जो अंग होते हैं एक डेमोक्रेसी, एक अच्छे प्रजातंत्र को चलाने के, लोकतंत्र को चलाने के लिए, वो नंबर 1 है लेगिस्लेशन।
यानी विधायिका। विधायिका क्या होता है? द लॉ मेकिंग बॉडी इंडिया हैज टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। भारत में जो कानून बनाने की दो जो बॉडी हैं, दो संरचना है, वो है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा रिप्रेजेंटेड बिल पीपुल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स मेकिंग लॉ। लोकसभा लोगों के द्वारा चुनी हुई अपने प्रतिनिधियों को रिप्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है, और वो मेक्स लॉ और कानून बनाती है। राज्यसभा शेयर लेजिस्लेटिव पावर विद द लोकसभा, और जो राज्यसभा होती है वो अपने विधायिका की जो ताकतें होती है उसको उसमें शेयर करती है लोकसभा। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्गन्स है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स लॉ एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग। एग्जीक्यूटिव जो होता है, विधायिका जो होती है, कार्यपालिका जो होती है, वो कानून बनाने में और उनको लागू करने में बहुत ही डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंडिया, तुम जानते हो, राष्ट्रपति इसका हेड होता है। एंड अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री को चुनता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी और विंस मेजोरिटी वोट ऑफ द जनरल। जो जनरल इलेक्शन में मेजोरिटी में जो बहुमत से जीत कर आती है वो पार्टी, उसके लीडर को वो प्रधानमंत्री के तौर पर चुनता है। नाउ थर्ड ऑर्गन्स ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका। दिस द थर्ड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। यह सरकार की तीसरी शाखा होती है। इट एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, यह कानून या न्याय को लागू करती है अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के अनुसार। इट हैज पावर टू डिक्लेयर लॉ, और इसके पास कानून को डिक्लेयर घोषित करने का अधिकार होता है, पास बाय द लेजिस्लेचर, जो विधायिका के द्वारा पास किए जाते हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और ये बिल्कुल स्वतंत्र होती है कार्यपालिका और विधायिका के कंट्रोल से। ठीक है। अब इसमें हमने आपको तीनों डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के फीचर्स के ऑर्गन्स के बारे में बताया। नेक्स्ट है जस्टिस एंड इक्वलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है जस्टिस एंड इक्वलिटी आर द टू पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र के दो एक खंबे होते हैं, दो एक खंबे हैं, पिलर्स हैं, वो कौन है? न्याय और समानता। जस्टिस इज टू गिव ईच व्हाट इज ड्यू टू हिम और पर्सन, यानी न्याय प्रत्येक को दिया जाता है जो जैसा व्यक्ति करता है। इक्वलिटी डिफाइंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज द एवरी सिटीजन्स। जो समानता होती है हमारे संविधान में, इसको डिफाइंड किया गया, परिभाषित किया गया है। सिटीजन इक्वल टू बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी लोग सभी नागरिक बराबर हैं। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द वर्च्यू ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, वेल्थ, इटीसी। किसी में कोई मतभेद नहीं है जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और धन के आधार पर। हमारे संविधान के अनुसार कोई किसी में भेदभाव नहीं। टू एंजॉय इक्वलिटी देयर शुड बी जस्टिस। प्रत्येक आदमी एंजॉय आनंद लेता है, समानता शुड बी जस्टिस, और देयर भी शुड बी जस्टिस, और न्याय भी होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक रूल ऑफ लॉ। अनदर कैरेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एंसर द रूल ऑफ लॉ। एक और विशेषता है हमारे प्रजातंत्र की, वो है इंश्योर रूल ऑफ लॉ, यानी कानून को लागू करना। कानून, लॉ इज सुप्रीम एंड एवरीवन इक्वल द आइज ऑफ द लॉ। लॉ एक सुप्रीम होता है, सबसे ऊपर होता है, और प्रत्येक व्यक्ति समान होता है। आई ऑफ द लॉ यानी कानून के समक्ष। नो वन इज एबव लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता। तो ये थे टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सोशल डेमोक्रेसी, अबाउट द सोशल डेमोक्रेसी, यानी सामाजिक प्रजातंत्र क्या होता है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है दैट ऑल मैन वुमेन शुड ट्रीटेड इक्वली एंड शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है सभी लोग या सभी नागरिक या औरतें शुड बी ट्रीटेड, उनको समान उनके साथ व्यवहार किया जाए। शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनको समान अवसर दिया जाए फॉर डेवलपमेंट, उनके विकास, उनकी उन्नति। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेट, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बेसिस ऑफ द रिलीजन, धर्म के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सोसाइटी, समाज शुड बी फ्री फ्रॉम द सोशल इविल्स। समाज एक, हमारी सामाजिक जो बुराइयाँ हैं होती बिल्कुल आज़ाद होने चाहिए। लाइक कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, जैसे जाति प्रथा और अनटचेबिलिटी, छुआछूत। क्लियर। नेक्स्ट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी।
Economic democracy means that all members should enjoy the freedom from expressions any kind in term of economic aspects. इसका मतलब होता है जो लोग होते हैं वो सभी अब शुड एन्जॉय, आनंद लेते हैं फ्रीडम, आज़ादी का, फ्रॉम एक्सप्रेशन एनी काइंड, किसी प्रकार के किसी शोषण का, इन टर्म ऑफ एस्पेक्ट्स, यानी किसी आर्थिक स्थिति के कोई भी आर्थिक स्थिति होती है उसके आधार पर। दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लाइवलीहुड, उनको सभी को समान अधिकार होता है अपनी लाइवलीहुड, जीविका कमाने का। इक्वल वेज, उनको समान सैलरी यानी तनख्वाह दी जाए, बोथ मैन एंड वुमेन, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, उसको समान उसे काम के आधार पर उसका बेज होना चाहिए, तनख्वाह होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक में इस चैप्टर का आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, कि हम एक प्रजातंत्र को कैसे सफल बना सकते हैं। इन दिस चैप्टर टिल नाउ यू स्टडी अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट डेमोक्रेसी, विभिन्न प्रकार की एस्पेक्ट के बारे में आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। देयर आर सम एडिशनल कंडीशन, कुछ वो आवश्यक जो स्थिति हैं विच मेक द डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, जो एक हमारे प्रजातंत्र को सफल बनाती है। वो पहला है डेमोक्रेसी शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये प्रजातंत्र एक मजबूत होना चाहिए। पीपल आर एजुकेटेड, एक प्रजातंत्र वही मजबूत होगा जिस देश के नागरिक शिक्षित होंगे और अवेयर ऑफ देयर राइट्स, और अपने अधिकारों के प्रति जानकार जागरूक होंगे, एंड ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों के प्रति टुवर्ड द गवर्नमेंट, सरकार की। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ देयर शुड बी डिसिप्लिन एंड नॉट ब्रेक लॉ, वो एक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल जब ही हो सकती है जब उस देश के नागरिक डिसिप्लिन हो, अनुशासन वाले हों, और नॉट ब्रेक द, वो कानून को तोड़ने वाले नहीं। ठीक है, नेक्स्ट द पीपल शुड टेक इंटरेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, लोगों को सरकार बनाने में भी इंटरेस्ट, रुचि होनी चाहिए, जब ही एक डेमोक्रेसी प्रजातंत्र स्वतंत्र होता है। दे शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, और उन्हें अपने वोट डालने के अधिकार का अभ्यास करना चाहिए। द पीपल शुड कीप देमसेल्व्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और लोगों को स्वयं को उन्हें सूचित करना चाहिए अबाउट द पॉलिसी, नीतियों के बारे में, गवर्नमेंट की क्या नीतियाँ हैं उसके बारे में भी उनको सूचना करनी चाहिए। तो ये सारे एक था चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में, कि उसको कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, डेमोक्रेसी के जो ऑर्गन्स थे, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये तो इस वीडियो में मैंने आपको डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के बारे में आपको बताया था, और नेक्स्ट आपको भली बात समझ में आया होगा, और भी अच्छी तरह से आप इसको रिवाइज करेंगे बुक के द्वारा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और सारी बुक एक्सरसाइज मैं आपको भेजूंगा। थैंक यू।